ट्रैवल स्कूल से आज आपको कक्षा 9वीं की नागरिक शास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय समस्या आपको मैं पढ़ाऊंगी। अ, इससे पहले पिछले अध्याय में अ, हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुता संपन्न जो राज्य हैं, प्रभुता संपन्न राज्य कौन से हैं, जो कि वो देश राज्य मतलब देश यहाँ पे लिया जाएगा। वो देश प्रभुता संपन्न देश है जिनका आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने के अधिकार में किसी भी बाह्य शक्तियों का अधिकार नहीं रहता है, हस्तक्षेप नहीं रहता है, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी बाह्य शक्तियों का अधिकार इस पे नहीं रहता है, तो उस राष्ट्र को प्रभुता संपन्न कहा जाता है। 1947 आजादी से पूर्व हमारा देश देश तो था, परंतु एक प्रभुता संपन्न देश नहीं था, क्योंकि उस पे बाह्य शक्तियों का नियंत्रण था। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुता संपन्न राज्यों के बारे में हमने पढ़ा। भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया है। साथ ही हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में जाना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, वह किस तरीके से अपने कार्य पूरे विश्व की भलाई के लिए और युद्धों को रोकने के लिए किस तरीके से वो अपने कार्य कर रहा है, और भारत किस तरीके से उसका सहयोग कर रहा है। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब ग्लोबलाइजेशन का युग है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि पूरा विश्व जो है एक गांव के समान है। आपको किसी भी चीज की, अगर फॉरेन विदेश की किसी भी चीज की आपको जरूरत है, तो आप वो भारत में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हुआ, मोबाइल से आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो विश्व गांव के समान हो गया है। हमारे प्राचीन पुस्तकों में वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुंधरा जो है एक घर के समान है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से कोई अगर एक समस्या है, तो वह समस्या केवल एक ही देश को नहीं, बल्कि उसका परिणाम विश्व के जो बाकी भी देश हैं, पहले तो एक देश उससे परेशान होगा, पर धीमे धीमे पूरा जो विश्व है वह उसके चपेटे में आ जाएगा, अर्थात उसका पूरा विश्व जो है उससे त्रस्त होगा। विश्व को त्रस्त कर देने वाली समस्याएं जो पूरे विश्व को त्रस्त करती हैं, परेशान कर देने वाली समस्याओं को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। अब भारत पाक का जो सीमा विवाद है वो राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो जाता है, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, क्योंकि जब हम उसमें शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को नुकसान करता है और विश्व के अन्य देशों को भी नुकसान देता है। तो इस तरीके से जो पूरे विश्व को त्रस्त कर देने वाली समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्र होकर प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। तो इस अध्याय में हम मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे, और साथ में ही शरणार्थियों की समस्या भी जब अब एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में हो गया है, तो इस तरीके से हम शरणार्थियों की समस्याओं पर भी विचार करेंगे। आपने भारत में बांग्लादेशी, जो कि बांग्लादेशी कैसे शरणार्थी हैं, तो शरणार्थियों उनके बारे में आपने ये समस्या पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। आज से 2 साल, 1 साल पहले, 2 साल पहले बताया जाता था। वो नागरिक अधिकार वाला जो एक मैटर आया था, जिसपे काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो ये शरणार्थियों से संबंधित ही समस्या थी, क्योंकि शरणार्थी जब आपके देश में आएंगे, आपके संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो आपके हमारे देश के नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनके अधिकारों को वो छीन लेंगे। तो इस तरीके से शरणार्थी भी एक समस्या के रूप में आया है। अब आपको एक मैं अंतर्राष्ट्रीय समस्या, जो कि आप ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र किस चीज का है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कोरोना का चित्र है। तो कोरोना वायरस का ये फोटो लिया गया है।
तो कोरोना वायरस जिसकी इसका उदय कहाँ से हुआ था? चीन के छोटे से मार्केट वुहान से स्टार्ट हुआ था। परंतु धीमे-धीमे क्या हुआ इसका का परिणाम? धीमे-धीमे पूरा वुहान से लेकर पहले ये चाइना के बाकी राज्यों में फैला, फिर धीमे-धीमे दूसरे देशों में आया और धीमे-धीमे क्या हुआ पूरा विश्व जो है इसके चपेटे में आ गया और इसके साथ-साथ ही हम लोगों ने 1 साल का हम लोगों ने लॉकडाउन झेला। अब भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब भी हम इससे बचाव कर रहे हैं। पर आपने ये देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिए पूरे विश्व के अ, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स सब एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करने के लिए लगे। डॉक्टर्स एक दूसरे को एक देश दूसरे देश का सहयोग भी कर रहा था इस टाइम और दवाएं दूसरे देश को सप्लाई कर रहा था साथ में डॉक्टर्स को अपने दक्ष डॉक्टरों को वो दूसरे देश में भेज रहा था तो आपने ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय समस्या का कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समस्या के को समाधान करने के लिए पूरा विश्व जो है एकजुट होकर इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या का के समाधान के लिए आगे बढ़ा और अब तक ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो है उससे जूझ रहा है और उसके प्रति जो है कार्यवाही करता आ रहा है। अब है मानवाधिकार, जो आपके चैप्टर में दिया है मानवाधिकार। अब मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से दिखाई देता है। प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार मानवाधिकार होते हैं। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य मनुष्य के रूप में समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा उचित पालन पोषण हमें खाने के लिए भी मिले, हमारी उचित शिक्षा हो, तो इस तरीके का अधिकार जो है हमें एक प्राकृतिक रूप से मिला है और सामाजिक रूप से ये अ, मिला है अधिकार, समाज के एक घटक के रूप में मिला है। तो इसको कहा जाता है मानवाधिकार जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है। मानवाधि देखो बच्चों मानवाधिकार का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल से ही मानवाधिकार का के बारे में बताया गया है। प्राचीन और मध्य युग में मतलब प्राचीन काल में शासन करने के लिए एक दिव्य अधिकार का दावा किया जाता था। उस समय राजा लोग कहते थे कि हमें ईश्वर द्वारा एक दिव्य अधिकार प्राप्त है जिसके कारण हम जो है हमारा जन्म शासन के लिए हुआ है, शासन के रूप में के लिए हुआ है। मतलब कि हम लोगों पर शासन करेंगे यह अधिकार हमें भगवान ने दिया है। तो इस तरीके से जो राजा है वो दिव्य पुरुष के रूप में माना जाता था और सभी अधिकार जो है राजा के ही पास रहते थे। प्रजा जो भी प्राप्त करता था वह दान था, वो राजा द्वारा दिया गया दान था, वो उसका अधिकार नहीं था। धार्मिक परंपराओं ने दया दान को बढ़ावा दिया लेकिन स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। राजा राजा द्वारा धार्मिक परंपराओं में लोगों के प्रति दया की भावना, लोगों को दान देना, इस तरह के दान धर्म को बढ़ावा दिया गया परंतु कभी भी मानव को स्वतंत्रता और समानता नहीं दी गई। यह स्वीकार किया गया कि राजा का ही अधिकार ये है। तो इस तरीके से इस तरीके से अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता समानता। अब आपको मैं अमेरिका की जो और फ्रांस की राज्य क्रांति उसके बारे में बताऊंगी कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में राज्य पर धर्म का बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो गया था। मतलब वहाँ के जो पादरी रहते थे वो जो बोलते थे वही राजा करता था। राजा को अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता था, उसको पादरी के कहने पर जो वो बोलता था वही होता था। इस समाज में ऐसा भी था कि न्याय जो था हर वर्ग के लिए अलग अलग न्याय था। संपन्न वर्ग के लिए अलग, गरीब वर्ग के लिए अलग, राजा के कर्मचारियों के लिए अलग था। अगर
अभी आप लोग न्याय में पढ़ते हो कि एक जुर्म के लिए एक ही सजा सबके लिए होती है, पर उस समय कैसा हो गया था, हर व्यक्ति के लिए अलग एक ही गलती करने पर हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग सजा का अधिकार था। तो इस तरीके से राज्य पर धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा। तब तब वहाँ पे जब जनता की त्रस्त होकर ये दिव्य अधिकार जो राजा का अधिकार है, उस पर प्रश्न उठने लगा। और प्रश्न उठने के साथ-साथ ही उस समय विरोध समाज में जो विरोध हुआ, उसके साथ ही सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उदय हुआ। सामा और सामाजिक समझौते में कैसा था कि एक हमारा राजा होना चाहिए जो जिसका चयन हम करेंगे और वह जो है जनता के हित के लिए कार्य करे। इस तरीके से शासन के चयन का सिद्धांत लागू हुआ। अब बेटा हम लोग वापस से बुक पे किताब पे आते हैं कि अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे अधिकारों का समर्थन किया गया। मतलब जनता जो है इतना प्राचीन काल में राजा के शासन से इतनी त्रस्त हो गई थी कि विरोध हुआ और साथ में ही विरोध के साथ-साथ ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ। तो अमेरिका में सबसे पहले राज्य शक्ति मतलब ये दिव्य शक्ति का विरोध कर वहाँ पर समझाते सामाजिक समझौते का सिद्धांत लागू हुआ। इसके बाद जो है फ्रांस में भी अ, इस इस अधिकार का उदय हुआ। फ्रांस के जो उस समय जार का शासन था, तो एक जार राजशाही परिवार के थे, ये लोग जनता पर शासन करते थे। तो फ्रांस में भी उस राज शक्ति को उखाड़ फेंका गया और स्वतंत्रता और वहाँ की जनता ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे अधिकारों का समर्थन किया। तो न्याय इन अधिकारों को पूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना बहुत आवश्यक था। तो आपको मैंने जैसे बताया है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत का उदय होना, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत का अर्थ यही है कि जनता द्वारा जब राजा का चयन किया जाता है कि ये हमारा राजा होगा, तो उसको कहा जाता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में राजा का चयन होता है और वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता है क्योंकि वो जनता द्वारा चुना गया है। जैसा कि आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है, तो उसी तरीके से सामाजिक समझौता भी लोकतंत्र का ही एक रूप है। इस विचार को बल मिला इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है। मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे अधिकारों को तभी शक्ति प्राप्त होगी जब लोकतांत्रिक शासन होगा, जब जनता द्वारा चुना गया शासक आएगा तभी वो जनता की बातों को सुनेगा। आप भारत को जानते हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि होता है। आपके नगर सेवक अ, का चुनाव आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से आप लोग की ही पसंद के नगर सेवक को लाया जाता है। वह आपके ऊपर शासन करता है। शासन करने का अर्थ यह है कि वो आपके समस्याओं के का समाधान करने के लिए प्रयत्न करता है। परंतु वह अच्छा शासक नहीं सिद्ध हुआ तो आप उसको हटा सकते हैं 5 सालों में। तो लोकतांत्रिक शासन को इस तरीके से बल मिलने लगा। इस तरीके से पूरा यूरोप इसके बाद समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदय हुआ। संविधान को स्वीकार किया गया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई। जब लोकतंत्र आ गया तो निरंकुश शासक की निरंकुशता खत्म हो गई। शासक जो है मनमानी नहीं कर सकता है। वह अपने कार्यों के प्रति के जनता को जवाबदेह उसको होना पड़ेगा। जो भी वो कार्य करता है उसका जवाब उसको जनता को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से शासक की निरंकुशता जो है समाप्त हो गई। अब है अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानव अधिकार की अवधारणा का उदय। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कार्य है
पूरे विश्व के लोगों के हितों की रक्षा करना, विश्व में शांति बनाए रखना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ और उसके आम सभा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा बहुमत से पारित किया गया। कौन सी घोषणा? मानव अधिकार की घोषणा। इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मान्यता दी। तो ये जितने भी इसके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, उनको ये सारे समझौते अपने देश के नागरिकों के लिए मान्य किए जाने के लिए ये समझौता हुआ कि ये जो समझौता हुआ है, ये पूरे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, इसको अपने देश में लागू करें। मानवाधिकार की अवधारणा आपके संविधान से भी ज्यादा सशक्त है, मजबूत है। इस समझौते का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य था। जो समझौता हुआ है, उसके सारे समझौते जो है उसके सदस्य राष्ट्र को मानना आवश्यक था। बस मानवाधिकार में जीने का अधिकार, अनाज, स्वतंत्रता, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना राज्य का दायित्व है। देखो, भारत के संविधान में मानवाधिकार आप देख रहे हो कि राशनिंग की व्यवस्था की गई है। राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सस्ते दरों में। और जो है आवास, सरकारी आवास भी लोगों को फ्री में दिए जाते हैं, कम रेट में दिए जाते हैं। शिक्षा के बारे में आप जानते ही हो कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं होता है। अब प्राइवेट की बात अलग है, बट गवर्नमेंट ने अपने स्कूल चालू किए हैं जहाँ पे 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। जगह जगह पर गवर्नमेंट ने फ्री में हॉस्पिटल खोले हैं, जिसमें कि आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बीएमसी के स्कूल, बीएमसी के हॉस्पिटल, इसकी आपको उदाहरण है जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा किया गया है। ये अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, ये अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं और किसी के अधिकारों का हनन न हो, किसी के अधिकारों को छीना न जाए, यह कार्य देखना जो है सरकार का, उस राज्य का दायित्व है। अगला है, शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार के प्रश्न पर बार बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रश्न उठाए गए। शीत युद्ध काल आपको मालूम है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपसी लड़ाई का टाइम था, उस समय उसको शीत युद्ध काल कहा जाता है। इसमें मानवों के अधिकारों का बहुत हनन हो रहा था, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके लिए बार बार जो है प्रश्न उठाए गए। अफ्रीका का वर्ण देश मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए वर्ण देशी शासकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बच्चों, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जो कि वहां के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने अफ्रीका में वर्ण भेद के विरोध में बहुत ही आवाज उठाई और इस आवाज को उन्हें पूरे विश्व तक पहुंचाया। तो अफ्रीका, आप न्यूज अगर आप लोग देखते हो तो आप उसमें देखते हो कि अमेरिका में किस तरीके से वर्ण भेद को लेकर मोर्चा होता है, रैली होती है, किस तरीके से वहां गोरे काले में भेद करने पर विरोध होता है। तो काला और गोरा, ये जो वर्ण भेद है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जगत में नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई और इसका बहिष्कार किया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह करना, ये सभी के उसी के उदाहरण हैं।
ऐसा माना जाता था कि गोरे लोगों का कहना था कि जो हम गोरे हैं क्योंकि भगवान ने हमें अधिकार दिया है इन काले लोगों पर शासन करने के लिए। इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे राष्ट्रों पर अपना कब्जा जमाया था। परंतु जब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शक्तियाँ कमज़ोर होती गईं, तब उपनिवेशवाद का अंत होने लगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था का को बढ़ावा मिलने लगा। इस अगला है आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग, पर्यावरण के लिए खतरा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है। तो आधुनिक काल में जो है वंशवाद मतलब कि नेता का पुत्र ही नेता बने। ये वंशवाद जो है आपके आपके शासन प्रणाली में आपको वंशवाद, आपकी राजनीति में आपको वंशवाद दिखेगा कि एक नेता है उसका पुत्र भी नेता ही बने। तो ये एक वंशवाद का उदाहरण है। सीमावाद, सीमा के सी, हम भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर लड़ाई करना। साथ में आप ये देखते हो कि ये उत्तर भारतीय है, ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का है। तो इस तरीके से आप अपने देश में ही देखते हो कि किस तरीके से सीमावाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का गलत व्यवहार होता है। तो इस तरीके से सीमावाद भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। परंतु ये आपको मैं एक उदाहरण दी हूँ आपके देश के अंदर, परंतु ये उदाहरण जो है पूरे विश्व के लिए है कि ये भारत का नागरिक है, ये पाकिस्तान का नागरिक है। इस तरीके के का सीमावाद जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आई है। साथ में आतंकवाद के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरीके से आतंकवाद के द्वारा मानव के अधिकारों का हनन किया जाता है। आपने 26/11 के बारे में पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने मासूम व्यक्तियों को मारा और किस तरीके से अशांति पूरे राज्य में फैली। तो इस तरीके से आतंकवाद, वंशवाद, सीमावाद ये एक महत्वपूर्ण जो है समस्या है जिसके कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक रोग, संक्रामक रोग जैसे कि आपने कोरोना का वायरस के बारे में पढ़ा है कि कोरोना वायरस किस तरीके से पूरे विश्व को परेशान कर रही है। पर्यावरण के लिए खतरा, पर्यावरण के लिए खतरा जैसे प्रदूषण है, ये पर्यावरण को किस तरीके से खतरा पहुंचा रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकार की अधिकारों की अवधारणा अभी अधिक व्यापक हो गई है। और साथ में प्राकृतिक आपदा, अभी आपने प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में एक प्राकृतिक आपदा देखा होगा। अभी जस्ट न्यूज़ में दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ पे पानी तेजी से आया, लोग सुरंगों में दब गए। तो इस तरीके से ये जो समस्याएं हैं, ये मानव के अधिकारों को सीमित कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकार में किया जाता है। इसका अर्थ है कि अच्छा पर्यावरण मिलना भी मानव के अधिकार है। इसलिए मानव अधिकार में पर्यावरण को भी लिया जाता है। अब एक रोचक तथ्य है मानवाधिकार के घोषणा में कुल 30 धाराएं हैं। इस घोषणा में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं, उसी प्रकार रोजगार का अधिकार का समावेश, समान काम के लिए समान वेतन, अर्थात इसका यह अर्थ है कि हम कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि शारीरिक दक्षता की वजह से उनको कम वेतन और एक को ज्यादा वेतन मिले। आर्थिक अधिकारों का प्रावधान,
सभी को रोजगार मिले। फिर सभी राष्ट्र अपने अपने नागरिकों के को अधिकार दे, यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा के तहत कि बालकों के अधिकार का घोषणा 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। मतलब जिस तरीके से मानवाधिकार की घोषणा 1966 में किया गया, उसी 1966 में किया गया, उसी तरीके से बाल अधिकारों की घोषणा 1959 में किया गया। इसी अधिकार के तहत आपको मालूम है कि बच्चों के अच्छे लालन पालन पोषण के लिए अधिकार है। बच्चों को 14 वर्ष के तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार में भारत ने किस तरीके से जो है सहयोग किया, किस तरीके से उसको माना, वो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। भारत के मूल अधिकार आपको मालूम है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान में इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारे संविधान ने समानता और समानता का अधिकार दिया है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखो ये सब फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में जो है मानवाधिकार को महत्व, हमारे मूल अधिकार ने मानवाधिकार को महत्व देने का कार्य किया है। सभी व्यक्ति समान हैं, सभी स्वतंत्र हैं, शोषण के विरुद्ध सभी को अधिकार है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने अनुसार धर्म का चयन कर सकते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, अपनी संस्कृति और शिक्षा को अपनी बढ़ावा दे सकते हैं। और अगर उन पे कोई संवैधानिक मतलब कि उसको संवैधानिक रूप से कोई समस्या आती है तो उसके लिए उसको अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकार जो है मानव अधिकार को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इन सब में कोई भी अधिकार अगर भारत के नागरिकों को किसी भी अधिकार का हनन पहुंचता है तो वह इसकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। अगला है मानव अधिकार और भारत। आपको मैंने जैसा कि बताया कि भारतीय संविधान में मानवाधिकार को, ये जो 6 राइट्स आपको दिखाई, जो हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं, तो भारत के संविधान में मानवाधिकार को मौलिक अधिकार का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। वर्ष 1993 में मानवाधिकार की सुरक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया। मानवाधिकार के हनन होने पर इससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उससे संबंधित उचित कार्रवाई करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। आपने मानवाधिकार के आयोग के बारे में पढ़ा होगा। आप न्यूज़ हमेशा देखो बच्चों। हमें हिस्ट्री के बारे में तभी जानकारी ज़्यादा अच्छे से होगी जब हम न्यूज़ बार-बार पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। हमारे पृथ्वी के, हम जहाँ रहते हैं उसके अगल-बगल का जो है एरिया, उसको हम कहते हैं पर्यावरण। वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई। बच्चों, अगर हम जहाँ रहते हैं वो बहुत ही प्रदूषित जगह हो, जहाँ पर फैक्ट्री हो, उस काले धुएं निकलते हो, गंदा पानी निकलता हो, तो वहाँ का, उस जगह का हवा, पानी
हर चीज प्रदूषित होगा और वह प्रदूषण कहीं न कहीं हमारे शरीर को भी इफ़ेक्ट करेगा, उससे हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचेगा। तो इस तरीके से मानवाधिक पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार के रूप में माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। बढ़ता औद्योगिकरण, ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हो कि सड़कों पे कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितने फैक्ट्री इस समय बने गए हैं, जिनके काले धुएं और प्रदूषित जल ये सब हमारे पर्यावरण में इसके जहर जो है घुलता जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है। आप न्यूज़ में आपने न्यूज़ पढ़ते हो तो आप ये भी देख सुने होंगे कि ये इस कोरोना के टाइम पे जब जब फैक्ट्री वगैरह बंद थी और रोडों पे कम गाड़ियां चल रही थी, तो किस तरीके से ओजोन परत हमारी जो है, ओजोन परत का जो लगा उसका क्षय रुका और साथ में ही किस तरीके से हमारा जो है पर्यावरण स्वच्छ हुआ। तो ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का वर्ष 12 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया। मतलब कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वसुंधरा, जिसका अर्थ है पृथ्वी, प्रथम वर्ष 1970 में 22 अप्रैल को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया। खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खाद और कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाली किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता जा रहा है। इस विविध समस्याओं का निर्माण और बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हो रहा है। इस अनुभूति से पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा है। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषित है, इसकी वजह से आप देख रहे हो कि पहले कैंसर बहुत ही कम सुनाई देता था, बट अब कैंसर रोग इतना ज्यादा सुनाई दे रहा है। ये सब प्रदूषण के कारण हुआ। हम प्रतिदिन जो अनाज हमारे हमारे अंदर जाते हैं, जब उसको उगाया जाता है तो उसको उपज ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति उनकी बढ़ती है। तो वो जो रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं तो वो जहरीला पदार्थ उस पेड़ में उसका अंश आता है और जब हम उसको खाने के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह जो विषैला पदार्थ है वो हमारे शरीर में आता है। तो इस तरीके से जो है हमारा स्वास्थ्य जो है वह इस प्रदूषण के कारण अस्वस्थ होता जा रहा है और यह जो है एक अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में उदय हुआ है इसका। और इस समस्या को समाधान करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप देखते हो कि प्लास्टिक के यूज पर किस तरीके से बैन लगा है, क्योंकि एक प्लास्टिक गलने में करीब 100 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक के यूज के लिए मनाही की जाती है कि प्लास्टिक का के चीजों को यूज ना करो। तो ये सब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ही किया जा रहा है। तो यह सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम है। अब है वर्ष 1990 के बाद वैश्वीकरण को की बाढ़ आने पर राष्ट्र पर स्वावलंबन बढ़ गया और उसी के कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता का निर्माण होने लगा। वातावरण प्रदूषित होने तथा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र की तक सीमित नहीं रहता है। इसका परिणाम सभी राष्ट्रों पर दीर्घकाल तक पड़ता है। अतः इन समस्याओं
के निवारण हेतु अनेक योजना करने के लिए राष्ट्र एकत्र होकर सहमति और सहयोग का कार्य करना जो है राष्ट्रों को आवश्यक है। बच्चों, पर्यावरण और प्रदूषण में जब तेल का रिसाव, जब आप देखते हो कि जब तेल का रिसाव समुद्र में होता है तो जो ऑक्सीजन है, तेल ऊपर आ जाता है और ऑक्सीजन जो है जो उसके नीचे रह रहे जीवों को नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से उनके वो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मरने लगते हैं। तो इस तरीके से यह समुद्र तो सीमित है नहीं, समुद्र तो चारों तरफ फैला है। तो इस तरीके से यह समस्या एक राष्ट्र की ना होकर धीमे धीमे बाकी राष्ट्रों की भी हो जाती है। फिर है वनस्पति और पर्यावरण की प्रजातियां नष्ट होना, मृदा की उर्वरा शक्ति का कम होना। इस प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो हैं प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हो गई और पृथ्वी की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है। पानी की किल्लत, आप जान रहे हो, वर्षा की मात्रा, कभी वर्षा बहुत अधिक होना, कभी वर्षा कम होना। आप देखते हो कि मुंबई में जब वर्षा कम होती है तो होता है कि पानी पानी अभी स्टोर नहीं हो पाया है, पानी कम बारिश हुआ है। तो इस तरीके से कहीं वर्षा का अधिक होना, कहीं कम होना, तापमान का बढ़ना। जब प्रदूषण बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। नदियाँ, तालाब सूखना, समुद्र का प्रदूषण होना, नए-नए रोगों की निर्मित होना, एसिडिक वर्षा का होना, ओजोन की परत का क्षीण होना, ये सब पर्यावरण ह्रास का परिणाम है। अब देखते हो इसके लिए वृक्षों को लगाया जाता है और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए तरह-तरह के कार्य किए जाते हैं। बच्चों, आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या। इस लेसन में बाद में लूंगी। अब गुड किस मॉर्निंग बात? मैडम। हाँ सर। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार हमारे सरकार द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, जिसके बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 दिया गया है, वह हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मूल अधिकार 6 हैं: समानता, स्वतंत्रता। ये सब अधिकार मूल अधिकार हैं, जिनका अगर जो भी इसका अनहनन होगा तो हम इसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। बच्चों, मूल अधिकार पूछने से पहले आप एक बार ना 8वीं 7वीं में भी जाओ, उसकी किताबों को रीड करो। मूल अधिकार के बारे में चर्चा बार बार की गई है। आप लोग इस समय 9th क्लास में मूल अधिकार के बारे में पूछते हो तो बहुत हमें सोचना पड़ता है कि आपको क्यों नहीं मालूम है इसके बारे में। और कुछ आप मूल अधिकार या एक बार गूगल में सर्च करो। वैसे मैंने आपको बताया है इसके बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, बोलिए। मैम, जैसे आपने बताया कि 14 साल के मतलब हम लोग को फ्री रहता है स्कूल का, तो हाँ, हाँ। मतलब 14 साल के बाद फ्री नहीं रहता है और 14 साल के बाद मतलब हम लोग का ये रहता है कि फिक्स रहता है, हम 14 साल के बाद पढ़ाई कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और देखिए 14 साल मैं समझ गई। 14 साल के बाद हमें क्या अगर कोई रोकता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ना मैम? नहीं, नहीं, एक सेकंड बच्चों, देखो। 14 साल तक फ्री शिक्षा का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं जो रोड पे रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको फ्री में शिक्षा मुहैया करवाती है, फ्री में उनको शिक्षा देती है कि 14 साल तक के बच्चे अपने विकास के लिए वो 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण करें, वो कुछ कार्य कर सके। और ये आप जो बोल रही हो कि 8 साल के बाद मतलब 14 साल के बाद हमारे कोई शिक्षा के अधिकार को हमें रोकता है, तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा। वो जी मैम। मौलिक ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमें शिक्षा लेने का अधिकार हमें है। हमारे मूल अधिकार में देखो स्वतंत्र शिक्षा लेने का अधिकार भी है। और कुछ प्रश्न आप लोगों को? नो मैम। ओके। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, बोलिए।
टीचर हमको जो अधिकार या यही सिर्फ 6 अधिकार दिए हैं कि और भी हैं? बेटा पहले 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार था, जो कि संपत्ति का अधिकार आज से कई साल पहले बंद कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार में ये था कि हम चाहे कितनी संपत्ति रख सकते हैं, तो हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। बट संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और हमें अपने जो हमें पैसे मिलते हैं उसमें हमें टैक्स अदा करना पड़ता है। तो 7वें अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। बेटा अधिकारों के बजाय आप लोग किताब पर पूरा ध्यान दो, पढ़ाई करो। और कोई क्वेश्चन? और किसी को समस्या है बच्चों? तो बच्चों इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समस्या एक राष्ट्र की न होकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की समस्या होती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरा विश्व जो है एकजुट होकर कार्य करता है। बच्चों अभी आगे का लेक्चर जो है मैं आपका बाद में लूंगी। धन्यवाद।